तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे थे सेक्शन 185 जो हमारा पेंडिंग था। 185 क्या है हमारा बच्चे? लोन टू डायरेक्टर। लोन टू डायरेक्टर क्या है? ये जनरली कंपनी लॉ अलाउ नहीं करता, हम किसी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते। जनरली नॉट अलाउड इन एनी कंपनी एक्ट 2013 में कि कंपनी डायरेक्टर को अपने लोन नहीं दे सकती। पर इसकी 4 एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन सी 4 एक्सेप्शंस हैं कि कंपनी लोन दे सकती है इन केसेस में? कौन सा? कंपनी, सबसे पहले मैं आपको ये वाली बता रही हूँ, कंपनी अपने एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को लोन दे सकते हैं इन अ सर्विस एक्सटेंशन स्कीम। तो सर्विस एक्सटेंशन स्कीम के अंदर कंपनी लोन दे सकती है, पर वो स्कीम एसआर से अप्रूव होनी चाहिए। तो उस केस में कंपनी लोन दे सकती है, चलेगा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर कंपनी का काम ही लोन देना है तो उस केस में कंपनी लोन दे सकती है, पर जो कंपनी का रेट है वो जो आरबीआई ने रेट प्रिस्क्राइब किया, गवर्नमेंट ने रेट प्रिस्क्राइब किया है, उससे कम नहीं होना चाहिए जो इंटरेस्ट रेट है लोन का। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला होल्डिंग कंपनी होली ओन सब्सिडरी को लोन दे सकती है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को लोन दे सकती है। होली ओन सब्सिडरी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी तीनों चीजें दे सकती हैं, और अपनी सब्सिडरी को ओनली गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हैं, लोन नहीं दे सकते। पर दोनों में एक ही कंडीशन लगाएगी कि लोन जो है प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस में यूज होना चाहिए। तो इन केसेस में डायरेक्टर को हम लोन दे सकते हैं। एक लास्ट केस और रहता है कि लोन परमिट है, किसको देना? इंटरेस्टेड डायरेक्टर को। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर की डेफिनेशन 185 ने खुद बताई है कि मेरे लिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर ये होगा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर इसने कहा कौन होगा? इंटरेस्टेड डायरेक्टर वो होगा ऐसा डायरेक्टर जो किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है तो हम उस कंपनी को लोन दे रहे हैं, या ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें उसकी 25% वोटिंग पावर है या फिर उसकी इंस्ट्रक्शन से वहां पे काम होता है, तो उन बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हैं तो हम मानेंगे हम इंटरेस्टेड डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं इनडायरेक्टली। तो इसमें 2 कंडीशन लगाई गई, एक तो एसआर पास करना जरूरी है, दूसरा ये लोन प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस में यूज होना चाहिए। तो ये है हमारा 185 सेक्शन लोन टू डायरेक्टर। 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब आपको थोड़ा इजी लगेगा बच्चे, एप्लीकेबिलिटी सेम है, लिस्टेड 10/150। नॉन एप्लीकेबिलिटी सेम है, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी, और एक लास्ट वन क्या था हमारा कि 3 साल तक नॉन एप्लीकेबिलिटी में फॉल कर रही है तब। फिर उसके बाद वैकेंसी सेम है वुमेन डायरेक्टर की, 3 मंथ्स और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। नेक्स्ट उसके बाद ऑडिट कमेटी और एनआरसी वाली सेम रहेगी। कंपोजिशन इसकी क्या है? लिस्टेड कंपनी में 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और अनलिस्टेड में 2 डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए इंडिपेंडेंट। टेन्योर इसका होता है 5-5-3 का, 5 साल के लिए अपॉइंट, 5 साल के लिए रीअपॉइंट, 3 साल का कूलिंग पीरियड। अपॉइंट होगा ओआर लगेगा, रीअपॉइंट होगा एसआर लगेगा। पर ये दोनों पीरियड 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में है। मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 साल तक सर्व करता है, पहले साल 5 साल, फिर उसके बाद 2 साल, तो वो ऐसे नहीं है कि नेक्स्ट 3 ईयर और करेगा सर्व, उसे 10 साल पूरे करने हैं। ये 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म पूरे करने जरूरी है जिसमें मैक्सिमम 10 ईयर्स हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपने 2 में 7 साल पूरे कर दिए तो अब आपके 3 साल पेंडिंग है। नेक्स्ट उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, उस पर खुद में क्या लगती है? अगर वो एक्सपर्टीज नहीं है तो नहीं बन सकता, कंपनी का प्रमोटर है तो नहीं बन सकता, रिलेटिव है प्रमोटर का डायरेक्टर का नहीं बन सकता, उसका खुद का प्रिक्यूनरी रिलेशनशिप है कंपनी से 10% और मोर। प्रिक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब पैसे का लेन देन, तो अगर उसका खुद का पैसे का लेन देन है कंपनी से तो वो नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब उसका रिलेटिव जो है, अगर उसका प्रिक्यूनरी रिलेशनशिप है पर कितना बोला? 2%, खुद का 10, रिलेटिव का 2। अब इन्होंने बोला रिलेटिव जो है वो सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता, गारंटी इनडेटनेस नहीं। सिक्योरिटी में रिलेटिव को छूट दी गई कितनी? 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 लाख विच एवर इज लोअर, तो इतनी छूट दी गई है। नेक्स्ट उसके बाद दोनों पे क्या लगती है? दोनों केएमपी नहीं होने चाहिए कंपनी के, पर रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है कंपनी का। फिर उसके बाद ईपीपी नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉय पार्टनर प्रोप्राइटर, किसके? सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए फर्म के, जो कंपनी को सर्व करते हैं, जहां पे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, या ऐसी लीगल कंसल्टेंसी फर्म के जिसको कंपनी से 10% की रिसिप्ट आती है हर साल, तो उस कंपनी के भी आप ईपीपी नहीं होने चाहिए। सीईओ या डायरेक्टर नहीं होने चाहिए आपको, किसके? एनपीओ के, जिसमें या तो कंपनी का 25% रिसिप्ट है या 2% शेयर होल्डिंग है, तो ऐसी एनपीओ के भी आप सीईओ या डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। 1 सेकेंड, तो मैं आपको बता रही थी कि वो ईपीपी नहीं होने चाहिए किसी कंपनी के और एनपीओ के सीईओ या डायरेक्टर, पर उन्होंने बोला इन सब ग्रुप कंपनीज के भी नहीं होने चाहिए। जो भी मैंने ऊपर कंपनीज डिस्कस की उनकी ग्रुप कंपनी भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अब मैं आपको करा रही हूँ सेक्शन 150।
तो हमारा जो सेक्शन 150 है बच्चे वो फुल्ली अमेंडेड है। सेक्शन 150 था डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर किसी को किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उसे अपना नाम डाटा बैंक में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, ये 150 सेक्शन कहता है। ये 150 सेक्शन पूरा कब अमेंड हुआ था? 31 दिसंबर 2019 को। 1 दिसंबर 2019 को लॉ में ये सेक्शन आया था। इसने बोला कि अगर किसी को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो अपना नाम डलवाना पड़ेगा डाटा बैंक में। फिर इन्होंने बोला विद इन 3 मंथ डलवाना पड़ेगा, विद इन 5 मंथ, विद इन 7 मंथ। अब अमेंड करके बोल दिया विद इन 13 मंथ्स, 13 महीने के अंदर अंदर 1/12/2019 से आपको अपना नाम इस डाटा बैंक में रजिस्टर्ड कराना है, अगर आप पहले से किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अगर आप अब होना चाहते हैं तो अब आपको इसमें पहले नाम रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा खुद का। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि भाई आपको एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर ये आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं किसी कंपनी के। और इसमें जो नाम जाता है वो कितने टाइम के लिए जाता है? 1 ईयर, 5 ईयर या लाइफ टाइम के लिए, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर पेइंग। मतलब फीस उसकी उतनी ज्यादा हो जाती है 1 ईयर, 5 ईयर या लाइफ टाइम के लिए। अगर 1 ईयर 5 ईयर जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो 30 दिन का टाइम मिलता है दोबारा रिन्यू कराने का। नेक्स्ट उसके बाद अभी मैंने आपको बताया ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है कि ये टेस्ट आपको 2 साल में पास करना है। पहले 1 साल मिलता था, अब 2 साल मिले हैं। 2 साल में आपको ये टेस्ट पास करना है। पहले 66% परसेंटेज थी, फिर 60 या 50% होगी, एग्रीगेट 50% ले लिए तो आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि किन पे ये टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है, मतलब किन को छूट है इस टेस्ट से, आप ये टेस्ट मत दीजिए। तो पहले क्या था कि 10 साल तक अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर या केएमपी है, पर इन्होंने ये पूरा अमेंड कर दिया और इन्होंने बोला कि आप किसी कंपनी में 3 साल तक सर्व कर रहे हैं, नॉट लेस देन 3 ईयर, मतलब 3 ईयर या उससे ज्यादा सर्व कर रहे हैं कौन सी कंपनी में? अगर आप डायरेक्टर के एमपी हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी के, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या किसी कंट्री के किसी मामला वगैरह में रजिस्टर्ड है जिसकी सिक्योरिटीज, तो उस केस में भी आप अगर उसके डायरेक्टर की एमपी है 3 साल या उससे ज्यादा, तो फिर वहां पे आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो आउटसाइड इंडिया है और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? $2 मिलियन। अब इंडियन वाली के कितने बोला? 10 करोड़ और मोर। बाहर वाले के लिए कितना बोला? $2 मिलियन और मोर। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो पार्लियामेंट वगैरह स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, तो वो भी इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट बी और सी पॉइंट अलग है बच्चे। बी पॉइंट क्या कहता है? अगर कोई डायरेक्टर पे स्केल लेता है, कितना पे स्केल? एमसीए, एमएफए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर इनके जितना जो डायरेक्टर जो इनके पे स्केल पे हैं, अगर उतना पे स्केल लेते हो आप किसी कंपनी से तो आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। या फिर आप पे स्केल कितना लेते हो? सेबी, आरबीआई, एरडा के चीफ जनरल मैनेजर के जितना, तो फिर आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। 3 साल इन्होंने बोला कि 3 साल तक आप किसी कंपनी के डायरेक्टर के एमपी होने चाहिए। तो 2 कंपनियों को मिला के आपने 1.5 लगा दिया तो वो 3 काउंट नहीं होगा। एक सिंगल कंपनी में आपको 3 या उससे ऊपर लगाना जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने कहा कि 50% की पास परसेंटेज है। तो ये था हमारा ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 दिसंबर 2019 से 13 महीने मिलेंगे, 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम के लिए कर सकते हो। ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है, 50% पास परसेंटेज है, 2 साल में ये टेस्ट पास करना है। किनको नहीं करना वो इसकी एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है। पे स्केल है 2, और फिर उसके बाद इन्होंने बोला 3 साल तक अगर आपने किसी कंपनी में सर्व किया है तो सर्टेन कंपनियां बताई हैं लिस्टेड, अनलिस्टेड, 10 करोड़ और मोर जिसकी पेड अप है, या फिर $2 मिलियन से ऊपर है, तो वो सब इसमें इसकी एक्सेप्शन है कि आपको टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपको याद रखना है बच्चे। तो ये हमारा हुआ यहाँ पे डायरेक्टर ओवर 149, 185 और 150, यही पेंडिंग थे हमारे सेक्शन। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक पेंडिंग है जो क्या है? एमआर, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, 196 से 205 तक। छोटा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 नंबर की वेटेज रखते हैं चैप्टर,
196 से 205। कंपलसरी क्वेश्चन में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इस चैप्टर के, तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर ना, एक चीज ध्यान रखना, ये जो सीरीज है ना डायरेक्टर की 196 से 205, ये बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े लोग मतलब जो कंपनी के एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर है, ये उनके लिए है। तो ये सीरीज क्या कहती है बच्चे, ये कहती है कि आप किसी कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर अपॉइंट होना चाहते हैं तो 196 डील करेगा। ये कहता है बीआर पास करके आप अपॉइंट हो सकते हैं। एक कंपनी में एमडी हो सकता है या मैनेजर हो सकता है, मतलब एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। एमडी मैनेजर आर द इक्वल लेवल, अगर हम दोनों ही रख लेंगे कंपनी में तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो एमडी या मैनेजर में से कोई एक ही बंदा हो सकता है कंपनी में। फिर उसके बाद इन्होंने बोला इनका टेन्योर होता है मैक्सिमम 5 ईयर का, पर ध्यान रखना 4 साल बाद दोबारा से ये रीअपॉइंट हो जाते हैं नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। इनका कोई कूलिंग पीरियड नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनी के बड़े बड़े लोग हैं, इनके बिना कंपनी रन नहीं हो सकती। कभी आपने सुना है कि रतन टाटा को हटा दिया गया कंपनी से 5 साल के लिए? नहीं, क्योंकि वो कंपनी के बड़े बड़े लोग हैं, डिसीजंस उन्हीं के चलते हैं कंपनी में, कंपनी वो रन कर रहे हैं। तो एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर का कूलिंग पीरियड नहीं होता है, 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 4 साल बाद ये दोबारा रीअपॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला अगर आर्टिकल में ऐसा कोई क्लोज डाल दिया है कि लाइफ टाइम के लिए रीअपॉइंट रहेंगे तो वो क्लोज वॉइड माना जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं इन वन टाइम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बीआर पास करना है और ओआर पास करना है, साथ में शेड्यूल 5 अगर फॉलो नहीं है तो सीजी की परमिशन लगेगी। तो इसमें अपॉइंटमेंट की फॉर्मेलिटी क्या है, बीआर, ओआर, और अगर शेड्यूल 5 फॉलो नहीं है तो सीजी की परमिशन लो सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि बीआर और ओआर के बीच में, मान लीजिए ओआर में वो रिजेक्ट हो गया बंदा, तो उसके बीच में जो भी उसने एक्शन किए हैं एज ए एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, वो एक्शन वैलिड माने जाएंगे अनलेस वो इलीगल नहीं है। तो 196 डिस्क्वालिफिकेशन क्या बताता है इनकी, डिस्क्वालिफिकेशन बताता है कि 164 में अगर डिस्क्वालीफाई है तो नेक्स्ट इन्होंने बोला एज 21 से कम का नहीं होना चाहिए, 70 या 70 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला अभी ध्यान से सुनिएगा, 21 से कम का नहीं होना चाहिए, 70 या 70 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब 70 भी इंक्लूड है। फिर उसके बाद फ्रॉड विद क्राइटर नहीं होना चाहिए, कन्विक्शन मोर देन 6 मंथ नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद शेड्यूल 5 में डिस्क्वालिफिकेशन बताएगी, एज वाली सेम है, 21 से कम, 70 या 70 से ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो भी नहीं हो सकता पॉइंट। फिर उसके बाद अंडर कोई 16 एक्ट है जैसे स्मगलिंग एक्ट, इस तरह के एक्ट हैं, अगर उनमें आपको उनमें आपको अगर 1 दिन की जेल और 1000 रुपए का फाइन हुआ है तो आप एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन सकते कंपनी के। कॉफी पोस्ट एक्ट, कॉफी पोस्ट एक्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। अगर इस एक्ट के अंदर आपको डिटेंड भी किया गया, डिटेंड का मतलब क्या है, पूछताछ के लिए उठा के लेके गए हैं, मतलब आप इनोसेंट हो, बाद में पता लगा आप इनोसेंट हो, सिर्फ आपसे पूछताछ हुई है, इंक्वायरी हुई है, फिर भी आप नहीं बन सकते किसी कंपनी के एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर शेड्यूल 5 फॉलो नहीं है तो सीजी की परमिशन से हम बन सकते हैं। मतलब ये डिस्क्वालिफिकेशन ऐसी है कि अगर सीजी की परमिशन मिल जाए हमें तो फिर हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर इन अ कंपनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी के कोरस्पोंडेंस से एक सेक्शन है 203। 203 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। हाँ तो बच्चे मैं कह रही थी 203 सेक्शन इसी के कोरस्पोंडेंस है 196 के। 203 सेक्शन क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। अब केएमपी कौन होते हैं, की मैनेजरियल पर्सोनल में कौन कौन आते हैं, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, सीएस, सीडब्ल्यू, सीएफओ, सीईओ, तो और इनके जस्ट बिलो लेयर के मैनेजर भी केएमपी में आ जाते हैं। तो एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर की अपॉइंटमेंट की बात तो हम 196 में कर चुके हैं, तो 203 सेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, ये कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, मतलब इनके अलावा और भी इसने ऐड किए। पर अगर पेपर में एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर की बात होती है तो जर्नल हमेशा और स्पेसिफिक हमेशा ओवरराइड करता है जर्नल सेक्शन को, तो हम 196 कोट करेंगे ना कि 203। तो ये सेक्शन सबसे पहले ये कहता है कि ये कौन सी कंपनी पे लगेगा, लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर की है, और प्राइवेट कंपनी सिर्फ होल टाइम सीएस के लिए, मतलब प्राइवेट कंपनी में सिर्फ सीएस की रिक्वायरमेंट के लिए पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी 10 करोड़ या उससे ऊपर है उसको होल टाइम सीएस रखने की जरूरत है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला अगर आप 2 कंपनी के एमडी बनना चाहते हैं तो यूबीआर पास होगा इन द सेकंड कंपनी। अगर आप 2 कंपनी के डब्ल्यूटीडी बनना चाहते हैं होल टाइम डायरेक्टर, तो दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा
ये 70 या 70 से ऊपर की एज का अपॉइंट हो सकता है एज अ केएमपी, पर या तो एसआर पास करो, एसआर पास नहीं हो रहा तो सेकंड ऑप्शन है ओआर पास करो और सीजी की अप्रूवल लो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एसआर पास करके अपॉइंट कर लीजिए या फिर आप ओआर पास करके और सीजी की अप्रूवल लेके आप अपॉइंट कर सकते हैं 70 या 70 से ऊपर का बंदा एज अ केएमपी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा कि कैजुअल वैकेंसी हो जाती है इनकी पोस्ट की तो 6 महीने के अंदर मैंडेटरी फिल करनी है। 161 का 4 हमने किया था कल, तो वो कैजुअल वैकेंसी मैंडेटरी नहीं करता, पर ये कैजुअल वैकेंसी मैंडेटरी करता है क्योंकि ये कंपनी के बड़े बड़े लोग हैं, इनके बिना कंपनी नहीं रन हो सकती, तो कंपनी में केएमपी होने जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद 197 बात करता है मैनेजरियल रेम्युनरेशन की, जो इस चैप्टर का नाम है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस और इन एडुकेट प्रॉफिट। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को कितना मिलेगा, अगर कंपनी में एक ही एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, एक से ज्यादा है तो 10%। फिर उसके बाद अदर डायरेक्टर्स को कितना मिलेगा, अगर कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी है तो 1%, अगर नहीं है तो 3%, और एग्रीगेट कितना मिलेगा दोनों को 11%। अगर इनर लिमिट बढ़ानी है तो एसआर पास होगा, आउटर लिमिट बढ़ानी है तो भी एसआर पास होगा, बैंक पीएफआई का अप्रूवल लगेगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा कि ये जो अमेंडमेंट थी ना कि इनर लिमिट आउटर लिमिट बढ़ानी है एसआर पास होगा, इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव था, ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने सीजी को अप्लाई कर दिया और ये अमेंडमेंट आ गई, तो कंपनी को सीजी के रिप्लाई का वेट करने की जरूरत नहीं है, कंपनी डायरेक्ट अमेंड कर सकती है एसआर पास करके। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने कहा कि जो रेम्युनरेशन प्रोफेशनल कैपेसिटी में दिया जाता है वो इसका पार्ट नहीं बनेगा और उस पर एनआरसी का ओपिनियन लगेगा, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का ओपिनियन लगेगा। नेक्स्ट उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम भी इसका पार्ट नहीं बनता अनलेस वो डायरेक्टर गिल्टी ऑफ फ्रॉड नहीं पाया गया है। गिल्टी ऑफ फ्रॉड अगर पाया गया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम इस परसेंटेज का पार्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा कि सीटिंग फीस कितनी ले सकता है एक डायरेक्टर, 1 लाख, उससे ज्यादा नहीं। आर्टिकल में आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर अगर बाद में आपको उसे ज्यादा करना है तो आप एसआर पास करके कर सकते हैं, पर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 1 लाख पर सीटिंग फीस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर की फीस अदर डायरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए, उसके इक्वल या उससे ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर बाय मिस्टेक डायरेक्टर कोई सैलरी ले गया, बाय मिस्टेक मतलब जानबूझ के नहीं लेके गया, इंटेंशनली बाय मिस्टेक चली गई, तो इन्होंने कहा 2 इयर्स में रिवर्ट बैक करवा लो। अगर वेव ऑफ करना चाहते हो तो एसआर पास करना पड़ेगा और बैंक पीएफआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वेव ऑफ भी कर सकते हैं हम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या डाटा जाता है, टॉप 10 डायरेक्टर्स का डाटा, 1 करोड़ 2 लाख पर एनम सैलरी जो डायरेक्टर ले रहा है उससे ज्यादा उसका डाटा, 8.5 लाख पर मंथ जो सैलरी ले रहा है उसका डाटा। नेक्स्ट लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में क्या है, एक स्लैब दी है, पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पार्ट ए क्या कहता है, इफेक्टिव कैपिटल अगर नेगेटिव 5 करोड़ है, 5 से 100 करोड़ है, 100 से 250, 250 से ऊपर, तो हमारा कितना रेम्युनरेशन होगा, ये पर पर्सन पर एनम है, 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख, 120 प्लस 0.01% ऑफ अबव 250 करोड़। अब बच्चे ध्यान रखना, मेजर मिस्टेक जो 99% स्टूडेंट करते हैं, इस तरफ करोड़ है कैपिटल, इस तरफ लाख है, तो जब भी 120 लाख में हम 0.01% ऑफ 250 करोड़ या उससे ऊपर करते हैं तो हम करोड़ को लाख में ऐड कर देते हैं। दिस इज द सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, करोड़ को लाख में कन्वर्ट नहीं करते या लाख को करोड़ में कन्वर्ट नहीं करते और उसको मर्ज कर देते हैं। तो टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा देखने को मिली थी, इवन एग्जाम्स में भी बच्चे आने के बाद जब डिस्कस करते हैं तो पता लगता है ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल करोड़ में है और हमारा रेम्युनरेशन लाख में है। नेक्स्ट उसके बाद ये एक स्लैबरेट और बताई थी, वो और आपको मैं साथ में बता दूं। ये तो थी अदर डायरेक्टर्स के लिए जो मैं अभी स्लैबरेट बता के आई हूँ। ये अदर डायरेक्टर्स के लिए स्लैबरेट आई थी, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट के लिए। इन्होंने क्या बोला कि वही इफेक्टिव कैपिटल से मैं नेगेटिव से 5 करोड़, 5 से 100, 100 से 250, 250 से ऊपर। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो रेम्युनरेशन है वो अदर डायरेक्टर्स को कितना मिलेगा, 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख, 24 प्लस 0.01% ऑफ अबव 250 करोड़।
ठीक है, तो आपको ये दोनों ही अब याद रखनी है स्लैब रेट। इसके कारण काफी आंसर भी चेंज हुए थे, जहां पे अदर डायरेक्टर्स वर्ड था वहां पे ये यही स्लैब रेट लग गई थी, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। कंपल्सरी क्वेश्चन में ये वैसे ही पूछा जाता है चैप्टर, तो 8 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 198 कहता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? डेबिट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के एक्सपेंस, क्रेडिट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के इनकम, डेबिट क्या नहीं होंगे, कैपिटल नेचर के एक्सपेंस और इनकम। फिर उसके बाद नेक्स्ट 199 क्या बोलता है, अगर फ्रॉडुलेंटली आप सैलरी एक्सेस में लेके हैं, मैंने पहले क्या बताया था 197 में बाय मिस्टेक ले गया, 199 क्या कहता है फ्रॉडुलेंटली ले गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आपको इमीडिएटली रिवर्ट बैक करवानी है रेम्युनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट 200 सेक्शन कहता है सीजी कुछ रूल्स बताता है, जो लिमिट इनर आउटर आप बढ़ा रहे हैं वो ये देखते हुए बढ़ाएंगे, क्या देखते हुए, पिछले 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करेंगे, परफॉर्मेंस, शेयर होल्डिंग, क्वालिफिकेशन, इन अदर कैपेसिटी वो कितना ले रहा है, अदर कंपनी से कितना ले रहा है। फिर उसके बाद रेम्युनरेशन उसका कंपेयर किया जाएगा कि वो कितना एक्सेस में लेके जा रहा है। तो ये फैक्टर्स अपने माइंड में रखते हुए आपको रेम्युनरेशन इंक्रीज करना है। ये सीजी के रूल है अंडर सेक्शन 200। 201 के तार जुड़े हैं बच्चे 196 से। 196 में मैंने अभी बताई थी फॉर्मेलिटी क्या है, एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर को अपॉइंट करने की, बीआरओआर शेड्यूल 5 फॉलो नहीं है तो सीजी की परमिशन। सीजी की परमिशन कैसे ली जाएगी वो 201 बताता है। MR2 फॉर्म फाइल होगा और न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट होगी। MR2 फॉर्म मैनेजरियल रेम्युनरेशन फॉर्म नंबर 2 और न्यूज़पेपर में आप अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद 202 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन कंपनसेशन टू एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर। तो ये सेक्शन 3 बातें करता है, कितने टेन्योर का मिलेगा, कितना मिलेगा, कितनी अमाउंट का, और किनको नहीं मिलेगा कंपनसेशन। तो एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर के कंपनसेशन की बात हो रही है। 192 में हम अभी पढ़ के आए थे डायरेक्टर में लास्ट क्लास में कि हम 202 के अलावा अदर डायरेक्टर्स को कंपनसेशन 191 डील करता है। तो अब चलते हैं एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर के कंपनसेशन। तो कितने टेन्योर का मिलेगा, मान लीजिए मैंने आज किसी कंपनी में 5 साल की जॉब ली और मैं 4 साल सर्व कर चुकी हूँ, 4 इयर्स मैंने ऑलरेडी जॉब कर लिया है, तो मेरा कितना रिमेनिंग पीरियड है 1 ईयर, और यहाँ पे 3 ईयर फिक्स्ड है, तो 1 ईयर और 3 ईयर विच एवर इज लोअर, मुझे 1 ईयर का कंपनसेशन मिलेगा। ऐसे मान लीजिए 5 इयर्स की जॉब थी, 1 ईयर ही सर्व किया है, तो कितना रिमेनिंग रहा 4 ईयर और 3 ईयर विच एवर इज लोअर, मुझे 3 साल का कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद कितनी अमाउंट का मिलेगा, तो यहाँ पे हम 3 इयर्स को कंपेयर करते हैं जितने साल हमने सर्व किए हैं। जैसे फर्स्ट केस में मैंने 4 साल सर्व किए थे, तो 3 ईयर और 4 ईयर विच एवर इज लोअर, तो 3 साल की सैलरी का एवरेज कर देंगे, इनटू में 1 साल का कंपनसेशन मिल रहा था तो 1 ईयर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने 1 साल सर्व किया था कंपनी में, तो 1 साल की सैलरी ले लेंगे, इनटू में 3 ईयर कर देंगे, तो वो कंपनसेशन की अमाउंट आ जाएगी जो कंपनी को मुझे पे करनी है। नेक्स्ट उसके बाद किनको नहीं मिलेगा, जो विलफुली रिजाइन कर रहे हैं, खुद से छोड़ के गए हैं, तो हम काहे का कंपनसेशन दे, जिनकी वजह से कंपनी वाइंडिंग अप की कगार पे आ गया, कंपनी बंद हो रही है तुम्हारी वजह से, उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसकी वजह से कंपनी को उसे रिमूव करना पड़ा, गिल्टी ऑफ फ्रॉड पाया गया। ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था लास्ट अटेम्प्ट में, मेयर एलिगेशन डजंट रिस्ट्रिक्ट कंपनसेशन। अगर सिर्फ एलिगेशन लगा है आप पे, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तो आप कंपनसेशन ले सकते हैं। अगर प्रूफ हो गया, गिल्टी ऑफ फ्रॉड प्रूफ हो गया है, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन के टाइम आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चे, कि कंपनी रिकंस्ट्रक्ट हुई है, मतलब मर्जर अमालगमेशन कुछ ऐसा हुआ है कंपनी में और आपको नई पोस्ट मिल गई है नई कंपनी में, तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर नई पोस्ट नहीं मिली है तो आपको कंपनसेशन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद 204 है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस। ये क्या कहता है, कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है कंपनी को। कौन सी कंपनी को, लिस्टेड 50, 250, 100, 50 पेड अप शेयर कैपिटल, 100 टर्नओवर, 250 बोरोइंग अभी ऐड हुई थी कुछ टाइम पहले ही, सॉरी 250 टर्नओवर एंड 100 करोड़ इज द बोरोइंग, तो 100 अभी ऐड हुई थी। 205 है फंक्शंस ऑफ सीएस। फंक्शंस ऑफ सीएस क्या बोलते हैं कि सीएस के काम क्या है, जो हमने 203 में सीएस रखा है उसका काम क्या है, एजेंडा कंप्लाई कराना, तो ये सारे काम रहते हैं कि कंपनीज एक्ट का मेनली कंप्लाई कराना। तो ये थे हमारे डायरेक्टर के सेक्शन 205 तक। अब मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, एक क्विक ओवरव्यू, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए।
आय हाय बेबी जीवे पलक पक चल साथ मेरे पलक पक चल साथ चल तो क्विक रिकैप लेते हैं बच्चे। क्विक रिकैप सारे कंपनी लॉ का, हमने पूरा कंपनी लॉ कर लिया है, तो जल्दी से आपको बताती हूँ। हमने स्टार्ट किया था O&M से, जो 241 से 246 तक था। 6 सेक्शंस थे। 244 हु कैन अप्लाई, 245 क्लास एक्शन, 241 ग्राउंड्स ऑफ अपील, 242 पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, 243 हमारा था कि टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। फिर उसके बाद नेक्स्ट था 246 वाइंडिंग अप के प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमने किया था कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के कितने थे? 230 से 240 तक। तो 230 था हमारा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। 231 डेट पे नहीं कर पा रहे तो वाइंड अप कर देगा ट्रिब्यूनल। 232 हमारा था मर्जर अमालगमेशन प्लस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। 233 फास्ट ट्रैक, 234 फॉरेन कंपनी, 235 डिसेंटिंग शेयर होल्डर। इसके तार किससे जुड़े थे? 238 से आरओसी से एनओसी, 236 माइनॉरिटी, 237 सीजी सुओमोटो, 239 हमारा था 8 ईयर्स तक बुक रिजर्व और 240 लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी की न्यू कंपनी पे कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट फिर हमने किया था इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, जो 206 से 229 तक था। तो हमने इसमें बंचेस में किए थे सेक्शन। 206 से 78 क्या था बच्चे? 206 आरओसी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है, 207 पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर आरओसी, फिर उसके बाद 208 रिपोर्ट टू आरडी एंड सीजी, 209 20 29 सर्सिस पनिशमेंट, 210 11 12 13 इन्वेस्टिगेशन के, 11 12 एसएफआई और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, 210 में हम सीजी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, 213 में एनसीएलटी इन द परमिशन ऑफ सीजी इन्वेस्टिगेशन चलती है, 214 सिक्योरिटी, 215 हमारा इंस्पेक्टर इंडिविजुअल होना चाहिए, 216 क्रू ओनरशिप का, 217 पावर ऑफ इंस्पेक्टर, 218 किसका था हमारा? एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, 219 रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टिगेशन, 220 हो चुके सर्सिस का, 221 222 फ्रीजिंग ऑफ असेट्स, फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी। फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी के तार किससे जुड़े थे? 216 से ट्री ओनरशिप फाइंड आउट करने से। फिर उसके बाद 223 सीजी को रिपोर्ट, 224 सीजी को एक्शन, 225 हमारा था रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। फिर 226 था हमारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप डजंट इफेक्ट इन्वेस्टिगेशन। 227 पे क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में, बैंकर लॉयर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, और इस बार के एमटीपी में भी है बच्चे, तो इंपॉर्टेंट है। 228 हमारा था फॉरेन कंपनी पे सारे सेक्शन एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है मैनेजरियल रेम्युनरेशन 196 से 205 अभी करके आए हैं। 196 अपॉइंटमेंट ऑफ एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर, 203 केएमपी की अपॉइंटमेंट, 197 मैनेजरियल रेम्युनरेशन, 198 नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन, 199 फ्रॉडुलेंटली अगर आपने मैनेजरियल रेम्युनरेशन विड्रॉ कर लिया है, 200 सीजी के रूल, 201 के तार जुड़े थे 196 से कि सीजी से परमिशन कैसे लेंगे, 202 इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंपनसेशन टू एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर, 204 हमारा था अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस, 205 फंक्शंस ऑफ सीएस। ये तो हमारे 4 चैप्टर जो हमारे कवर करते हैं 196 से लेके 246 तक। फिर इसके आगे की सीरीज में 247 रजिस्टर्ड वैल्यू हमने मिसलेनियस में किया था, और 248 से लेके 252 तक रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी भी हमने मिसलेनियस में किया था। 248 था रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, 249 कंपनी कांट फाइल एप्लीकेशन फॉर द रिमूवल, 250 आफ्टर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ द रिमूवल व्हाट इज द फॉर्मेलिटीज फॉर द कंपनी, 251 हमारा था कि फ्रॉडुलेंटली अगर रिमूव करवा लिया तो क्या एक्शन होंगे, और 252 लास्ट सेक्शन रिकॉल करवाना है कंपनी ने नाम तो किसके पास जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है हमने किया था फॉरेन कंपनी।
फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है 242 और 379 से 393 तक सेक्शन थे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी मैंने आपको मिसलेनियस में करवाया था, उसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है 245 और 394 से 395 तक सेक्शन थे, 2 सेक्शन। तो 379 से फॉरेन कंपनी शुरू होता है, 379 डीम्ड फॉरेन कंपनी, 380 हमारा था COR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट उसके बाद 381 था हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, 382 हमारा था डिस्प्ले का, 383 था हमारा वो डीम्ड नोटिस का। नेक्स्ट 84 85 मैंने कट कराए थे, वन लाइनर है। 86 इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, 87 से लेकर 91 तक 5 सेक्शन थे आईडीआर पे। 87 क्या बोलता है, प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करना पड़ेगा आईडीआर के लिए। 88 एक्सपर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। 89 आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 90 आईडीआर इशू कर दो। 91 प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज हो जाएगी। 92 में फॉरेन कंपनी की पनिशमेंट है, जनरल पनिशमेंट, इसमें जेल रिमूव हो चुकी है तो पनिशमेंट इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद 393 था हमारा स्यू वाला, कि फॉरेन कंपनी को हर कोई सू कर सकता है, फॉरेन कंपनी किसी को सू नहीं कर सकती अगर उसने इस एक्ट के प्रोविजन फॉलो नहीं किए तो। 394 और 5 क्या था हमारा, विद इन 3 मंथ्स ऑफ एजीएम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अपने ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट और कमेंट्स ऑफ CNDG बताने हैं। 95 SG के साथ डील करता है, 94 CG SG दोनों के साथ डील करता है। नेक्स्ट उसके बाद हमने किया था NCLT जो 420 से 434 तक है। स्पेशल कोड था 435 से 446B तक। डोरमेंट कंपनी किया 455, निधि कंपनी किया 406, मिसलेनियस के कुछ सेक्शन किए थे 447 की पेनल्टी, 452 अगर डिफॉल्ट रिपीट हो जाए विद इन 3 मंथ तो पेनल्टी ट्वाइस हो जाएगी। 454 मैंने बताया था कि अगर आपने 90 to 137 में एजीएम के बाद अगर आरओसी को फाइल नहीं किए हैं डॉक्यूमेंट, तो अगर नोटिस आने से पहले या नोटिस आने के विद इन 30 डेज अगर आपने रेक्टिफाई कर दिया तो आप पेनल्टी से बच सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एनसीएलटी के सेक्शन 420 से 434 मैंने बताए थे 4 3 5 3 के बंच में। पहले 4 सेक्शन किस बारे में बात करते हैं, एनसीएलटी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और 2 इयर्स में अपना ऑर्डर अमेंड कर सकता है। नेक्स्ट एनसीएलटी से कुछ नहीं हो तो नेकलेट में जा सकते हो 45 + 45 डेज में। फिर उसके बाद स्पीडी ट्रायल है, दोनों 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर देंगे। 90 डेज का कंडीशन मिलेगा। फिर सुप्रीम अगर नेकलेट से कुछ नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो 60 + 60 डेज में। अगले 3 सेक्शन थे पावर्स के। पावर्स है सिविल कोर्ट की, पावर ऑफ कंटेम्प्ट है, पावर ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। नेक्स्ट 5 सेक्शन थे हमारे ऑफिसर्स के। गवर्नमेंट सर्वेंट माने जाएगा, गुड फेथ में काम किया कोई सू नहीं कर सकता। सीएमएम चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट था हमारा सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर इनकी अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है तो एक्शन स्टिल वैलिड माने जाएंगे, अगर इलीगल नहीं है तो। फिर उसके बाद लास्ट 3 सेक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो यहाँ तक हमारा एनसीएलटी खत्म होता है। नेक्स्ट स्पेशल कोर्ट 435 एनी नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट। 436 केसेस कैसे कैसे हैंडल होंगे। 437 हाई कोर्ट को पावर है स्पेशल टू स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर करने की। 438 सीआरपीसी। 439 ऑफेंसेस अंडर कंपनी लॉ। 440 डिलीटेड ट्रांजिशनल प्रोविजन है, सॉरी 441 डिलीटेड है। 442 एमसीपी। 443 और 444 हमारा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा और एक्विटल के अगेंस्ट केस फाइल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 445 हमारा था कंपनसेशन का। 446 ए था हमारा कि फैक्टर्स वाइल डिसाइडिंग पनिशमेंट अमाउंट। और 446 भी अमेंड हुआ था, जो मैंने कहा था कि 2 कंपनी और ऐड हो गई है तो 50% पेनल्टी इंपोज होगी ओपीसी स्मॉल। साथ में 2 कंपनी और कौन सी ऐड हुई, प्रोड्यूसर कंपनी और स्टार्टअप पे, अगर 192 और 137 में डिफॉल्ट है तो ये थे हमारे स्पेशल कोर्ट के सेक्शन। मिसलेनियस भी मैंने आपको बता दिया। और लास्ट हमने डायरेक्टर किया था 149 से 195 तक। तो 149 से 190, क्योंकि 196 से 205 अभी मैंने बताया एमआर के सेक्शन आपको, तो 149 से हमारा डायरेक्टर खत्म हुआ था 195 तक। मैंने आते ही आज 172 तक रिवाइज करवा दिए थे। 173 बोर्ड मीटिंग, 174 कोरम।
175 सर्कुलेशन बाय रेजोल्यूशन, 176 अगर अपॉइंटमेंट इफेक्टिव है तो एक्शन वैलिड, 177 और 8 कमेटीज के सेक्शन थे, 179 से हमारा शुरू हो गया था बंचेस में सेक्शन, पावर ऑफ बोर्ड, 180 रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, 186 लोन इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, 187 इन्वेस्टमेंट होल्ड ऑन द नेम ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट 181 2 3 चैरिटी, 181 182 पॉलिटिकल पार्टी, 183 डिफेंस, 184 इंटरेस्टेड, 188 रिलेटेड पार्टी, 189 इन दोनों के रजिस्टर, 185 लोन टू डायरेक्टर, नेक्स्ट 149 इंडिपेंडेंट, 150 डाटा बैंक बाय इंडिपेंडेंट। तो ये था हमारा पूरा कंपनी लॉ टोटली, वाइंडिंग अप को छोड़ के पूरा कंपनी लॉ मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। होप सो आप वो फाइल भी साथ के साथ देख रही हैं जो मैंने आरटीपी एमटीपी मर्ज करके, जो जितने भी इस अटेम्प्ट के मर्ज करके आरटीपी एमटीपी चैप्टर वाइज बाइफरकेट कर दिए क्वेश्चन आंसर, तो आप वो जरूर करके जाएं पेपर में। और स्टडी मेट के क्वेश्चन और आईसीआई के एमसीक्यू की बुकलेट होप्स आपने कर ली होगी। तो टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की थी तो आपको पता लग गया होगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, नहीं की तो आप एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दीजिए जिससे आपको पता लगे एग्जाम से पहले कि 3 आवर्स तक मैं कितना लिख पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ या लिख पा रही हूँ, कितना हम 3 आवर्स तक एक एग्जाम को कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो वो 3 आवर्स टेस्ट जरूर देना चाहिए आपको मेरे अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा कंपनी लॉ। अब हम करेंगे सिक्योरिटी लॉ, फिर उसके बाद इकोनॉमिक लॉ स्टार्ट करेंगे। तो सिक्योरिटी लॉ में एक ही चैप्टर रह गया, एक डिलीट हो गया सकरा, तो सैबी एक्ट पड़ा है और सैबी एलओडीआर। फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक लॉ के चैप्टर चलेंगे, पामला, आर्बिट्रेशन, फकरा, फेमा एंड आईबीसी। 5 चैप्टर हैं हमारे इकोनॉमिक लॉ में। सरफेस ही हट चुका है तो जल्दी लॉ खत्म होगा 1-2 दिन में। नेक्स्ट उसके बाद फिर मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करूंगी एमटीपी आरटीपी लेटेस्ट की, एंड लास्ट वन इज एमसीक्यू बुकलेट की। थैंक यू।